कहानी की शुरुआत साल 2007 में यूजीन से होती है, जिसके पिता गंभीर बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। उनके इलाज का खर्च उठाने के लिए यूजीन और उसकी मां दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ रही थी। इसी दौरान यूजीन ने हाई स्कूल में दाखिला लिया। एक दिन जब वो सड़क पर जा रही होती है, तभी तेजी से आती एक मोटरसाइकिल उसके चेहरे पर पानी उछाल देती है। मोटरसाइकिल रोककर जो लड़का नीचे उतरता है, उसका नाम यांग होता है। यही इस कहानी का हीरो है। यांग एक बेहद अमीर परिवार से आता है और पढ़ाई में भी अपनी क्लास के सबसे होशियार छात्रों में गिना जाता है। स्कूल में यांग की सीट यूजीन के ठीक पीछे होती है, इसलिए दोनों रोज एक दूसरे के करीब बैठते हैं। कुछ समय बाद परीक्षा होती है और फिर पूरी क्लास में आंसर शीट्स बांटी जाती हैं। बाद में वो अकेले में यूजीन के पास जाकर उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो उसके नोट्स लेकर पढ़ सकती है, इससे पढ़ाई काफी आसान हो जाएगी। लेकिन यूजीन बिना झिझक उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है और कहती है कि उसे उसकी किसी मदद की जरूरत नहीं है और वो अपने काम से काम रखे। इतना सुनते ही यांग शरारत करते हुए उसके हाथ से किताबें छीन लेता है और उसे चिढ़ाने लगता है। इसी दौरान यूजीन का कुछ सामान किताबों से नीचे गिर जाता है। ये देखकर यूजीन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जोरदार थप्पड़ यांग के चेहरे पर मारती है, अपनी किताबें उठाती है और वहां से चली जाती है। ब्रेक खत्म होने के बाद फिर से क्लास शुरू होती है। यांग अपनी गलती सुधारने के लिए यूजीन का सामान लौटाने आता है और उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वो अपने पैर से उसकी डेस्क हिलाकर उसे फिर से परेशान करने लगता है। यूजीन भी चुप नहीं बैठती, वो उसी डेस्क से उसके पैर पर जोर से मारती है। दर्द से यांग तुरंत पीछे हट जाता है और फिर उसे परेशान करना बंद कर देता है। स्कूल की छुट्टी के बाद यूजीन अपनी दोस्त मोयू के साथ घर जा रही होती है। तभी यांग अपने दोस्त जॉय के साथ वहां पहुंच जाता है। जॉय यूजीन से कहता है कि यांग की ये हालत उसी की वजह से हुई है। उसके पैर में चोट लगी है और अब उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा, इसलिए इलाज का खर्च भी यूजीन को ही देना होगा। यूजीन खुद को दोषी मानते हुए अपना एटीएम कार्ड उन्हें दे देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद सच्चाई सामने आती है। ये पूरा ड्रामा जॉय ने सिर्फ इसलिए रचा था ताकि यूजीन और यांग के बीच बात हो सके। उधर कैंटीन में जॉय, यांग और उनके बाकी दोस्त साथ बैठते हैं। जॉय खुशी खुशी ऐलान करता है कि आज सबकी दावत यूजीन के एटीएम कार्ड से होगी, जितना मन करे खाना ऑर्डर करो। फिर क्या था, सब अपने अपने पसंदीदा खाने मंगाकर मजे से खाने लगते हैं। उसी समय मून वहां पहुंचती है और जॉय को डांटते हुए कहती है कि क्या उसे जरा भी शर्म नहीं आती। यूजीन ने ये पैसे कितनी मेहनत से बचाए हैं और वो लोग उन्हें ऐसे ही उड़ा रहे हैं। इतना कहकर मून वहां से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर यांग के मन में अपराधबोध होने लगता है। अगले दिन क्लास में यांग चुपचाप यूजीन का एटीएम कार्ड उसे वापस लौटा देता है। बाद में स्पोर्ट्स पीरियड के दौरान यूजीन उससे मिलने आती है और कहती है कि उसके अकाउंट में जितने पैसे हैं उनमें से ज्यादातर उसके अपने नहीं है। वो जानती है कि वो सारे पैसे यांग ने वापस जमा किए हैं, इसलिए उसे अपने पैसे वापस ले लेने चाहिए। लेकिन यांग मुस्कुराकर कहता है कि अब वो पैसे उसके अकाउंट में हैं, इसलिए वही उसके हैं। यूजीन उसकी बात नहीं मानती और जबरदस्ती पैसे वापस उसके हाथ में रख देती है। उस दिन क्लास के बाद यूजीन अकेली टेरेस पर उदास खड़ी होती है। यांग उसके पास आकर पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों है। वो कहता है कि अगर कोई भी परेशानी है तो वो उसकी मदद करेगा। पहली बार यूजीन अपने दिल की बात किसी से कहती है। वो बताती है कि घर की हालत इतनी खराब है कि उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। हर समय उसे अपने परिवार की चिंता सताती रहती है और इसी वजह से उसके मार्क्स भी लगातार गिर रहे हैं। यांग उसे दिलासा देते हुए कहता है कि अब उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो रोज स्कूल के बाद टेरेस पर आकर उसके साथ पढ़ सकती है। वो उसे आसान तरीके से पढ़ाएगा ताकि उसके अच्छे मार्क्स आ सकें। शुरुआत में यूजीन मना करना चाहती है, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए अच्छे मार्क्स बहुत जरूरी हैं। आखिरकार वो यांग की बात मान लेती है और दोनों रोज स्कूल के बाद साथ पढ़ने लगते हैं। यांग की मेहनत रंग लाती है। अगली परीक्षा में यूजीन पहले से कहीं ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आती है। अपना रिजल्ट देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं यांग भी उसकी आंसर शीट देखकर उतना ही खुश होता है और गर्व से उसकी तरफ मुस्कुराता है। उधर यूजीन की दोस्त मोयू जॉय को पसंद करने लगी होती है, इसलिए वो अक्सर उसे देखने के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड पहुंच जाती है। अगले दिन यांग मोयू से पूछता है कि यूजीन आज क्लास में क्यों नहीं आई। मोयू बताती है कि यूजीन अचानक घर चली गई थी और उसने कोई वजह भी नहीं बताई। ये सुनते ही यांग बेचैन हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यूजीन बिना कुछ बताए अचानक क्यों चली गई। अगले दिन भी यूजीन स्कूल नहीं आती। जब काफी समय बाद यांग उससे मिलता है तो सबसे पहले पूछता है कि कहीं उसकी वजह से तो कोई परेशानी नहीं हुई। यूजीन धीरे से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब वो कुछ समय तक उससे नहीं मिलना चाहती। इतना कहकर वो उससे दूर जाने लगती है। तभी यांग उसका हाथ पकड़ लेता है। उसी पल उसकी नजर उसके कंधे पर लगी काली पट्टी पर पड़ती और बिना कुछ पूछे ही उसे सब समझ आ जाता है। यूजीन के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। ये सच समझते ही यांग उसका हाथ छोड़ देता है। यूजीन बस इतना कहती है कि अब वो उससे मिलने की कोशिश न करे और वहां से चली जाती है। यांग कुछ दूर तक उसके पीछे जाता है, लेकिन यूजीन अपने पिता के जाने के गम में पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसकी हालत देखकर यांग फैसला करता है कि अब वो उसे परेशान नहीं करेगा। समय बीत जाता है और देखते ही देखते स्कूल का फेयरवेल डे आ जाता है। सभी छात्र अपनी स्कूल की यादों को आखिरी बार जीने के लिए एक छोटी सी पार्टी में इकट्ठा होते हैं। यांग जैसे ही वहां यूजीन को अकेले बैठा देखता है, उसे एहसास होता है कि इतने दिनों तक उससे दूर रहकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। दूसरी तरफ यूजीन भी मन ही मन सोच रही होती है कि आज यांग जरूर उससे बात करने आएगा। आखिरकार यांग उसके पास आता है और उससे डांस करने के लिए
पूछता है। यूजीन मुस्कुराकर उसकी बात मान लेती है और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉय और मोयू भी साथ डांस कर रहे होते हैं। तभी अचानक पूरे हॉल की लाइट्स चली जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर जॉय मोयू को किस कर लेता है। उधर यांग भी यूजीन के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन यूजीन घबरा जाती है और तुरंत डांस फ्लोर छोड़कर बाहर चली जाती है। बाहर आकर यांग उससे अपने दिल की बात कह देता है। वो कहता है कि वो उसके साथ बीजिंग चलना चाहता है, वहीं उसके साथ रहना चाहता है और एक दिन उससे शादी भी करना चाहता है। वो साफ साफ कबूल कर लेता है कि वो यूजीन से बहुत प्यार करता है। ये सुनकर यूजीन के पास कोई जवाब नहीं होता। वो जानती थी कि यांग एक करोड़पति परिवार का बेटा है, जबकि वो एक साधारण लड़की है। इसलिए बिना कुछ कहे वो बस उसके करीब आती है, उसके होठों पर हल्का सा किस करती है और वहां से चली जाती है। यांग उस किस को उसकी हामी समझ लेता है, लेकिन यूजीन के दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, शायद आज के बाद वो उससे कभी दोबारा नहीं मिल पाएगी। कहानी अब साल 2009 में पहुंच जाती है। यूजीन अब शहर की एक लाइब्रेरी में काम करने लगी होती है। वहीं उसकी मुलाकात जुआन नाम के एक सीनियर से होती है। धीरे धीरे दोनों साथ काम करते करते अच्छे दोस्त बन जाते हैं और जुआन के दिल में यूजीन के लिए फीलिंग्स भी पैदा होने लगती हैं। एक दिन लाइब्रेरी से काम खत्म करके यूजीन बाहर निकल रही होती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो। वो पीछे मुड़कर देखती है तो सामने यांग खड़ा होता है। यांग मुस्कुराते हुए कहता है कि फेयरवेल के बाद आज पहली बार दोनों मिल रहे हैं और लगता है कि यूजीन उसे पूरी तरह भूल चुकी है। यूजीन हैरानी से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। यांग हंसकर कहता है कि वो सिर्फ उससे मिलने नहीं आया, बल्कि पास के मंदिर में भी उसका काम है। तभी जुआन भी वहाँ आ जाता है। यूजीन दोनों का परिचय करवाती है। जुआन खुद को यूजीन का बॉयफ्रेंड बताता है। ये सुनते ही यांग का चेहरा उतर जाता है। वो तुरंत कह देता है कि वो भी यूजीन का बॉयफ्रेंड है और जुआन से कहीं पहले से उसे जानता है। फिर माहौल संभालते हुए वो कहता है कि वो अपनी बहन यूई के साथ मंदिर जा रहा है और अगर दोनों चाहें तो उसके साथ चल सकते हैं। जुआन और यूजीन पहले हिचकिचाते हैं, लेकिन यांग कहता है कि वो सब साथ में उसकी कार से आराम से जा सकते हैं। चारों मंदिर पहुंच जाते हैं। वहां यांग की बहन यूई जानबूझकर जुआन को अपनी बातों में उलझा लेती है ताकि यांग को यूजीन से अकेले में बात करने का मौका मिल सके। जैसे ही दोनों अकेले होते हैं, यांग अपने दिल की सारी बातें कह देता है। वो पूछता है कि फेयरवेल के बाद यूजीन उससे मिलने क्यों नहीं आई। उसने अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन आज तक उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसे आज तक समझ नहीं आया कि यूजीन उससे प्यार करती भी है या नहीं। इसलिए वो आज साफ साफ जवाब मांगता है, लेकिन यूजीन एक बार फिर चुप रह जाती है। बाद में यांग, यूजीन और जुआन पास के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। वहाँ यांग यूजीन को एक ड्रिंक देता है। यूजीन मना कर देती है। जुआन भी उसे वो ड्रिंक पीने से रोकता है, लेकिन यांग बार बार जिद करता है कि सिर्फ एक बार उसके लिए पीकर देखे। आखिरकार यूजीन उसकी बात मान जाती है। थोड़ी ही देर में उसे नशा चढ़ जाता है और वो वहीं टेबल पर सो जाती है। उसे इस हालत में देखकर यांग का गुस्सा बाहर आने लगता है। वो गुस्से में टेबल पर रखी बोतलें गिराने लगता है, लेकिन तभी नशे में सोई हुई यूजीन बार बार यांग का नाम बड़बड़ाने लगती है। ये सुनते ही यांग का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। उसे एहसास होता है कि इतने सालों बाद भी यूजीन ने उसे अपने दिल से नहीं निकाला। लेकिन ये सब देखकर जुआन के मन में गलतफहमी और गुस्सा दोनों बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद तीनों वहां से अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन लाइब्रेरी में यूजीन जुआन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पिछली रात की घटना याद करके जुआन उससे दूरी बनाने लगता है और उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। जुआन का ये बदला हुआ व्यवहार देखकर यूजीन परेशान हो जाती है। वो सीधे यांग के घर पहुंचती है और गुस्से में उससे पूछती है कि जब उसने ड्रिंक पीने से साफ मना किया था तब उसने जबरदस्ती क्यों की। अब जुआन उसे गलत समझ रहा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी यांग की है। यांग भी पहली बार अपना दर्द उसके सामने रख देता है। वो कहता है कि इतने सालों से वो बस इसी इंतजार में था कि एक दिन यूजीन उसके पास आएगी, उससे कहेगी कि वो भी उससे प्यार करती है और उसे अपना लेगी। फेयरवेल वाले दिन जब उसने अपने प्यार का इजहार किया था, तब यूजीन ने जवाब देने की बजाय उसे किस किया था। इसलिए उसे लगा कि यूजीन ने उसका प्यार स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसके बाद यूजीन बिना कुछ बताए उसकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो गई। यांग कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इतना सब सुनने के बाद भी यूजीन सिर्फ इतना कहती है कि अब वो उससे कभी मिलने नहीं आएगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद कहानी सीधे साल 2011 में पहुंचती है। 2 साल बीत चुके होते हैं। यूजीन की दोस्त अब एक हॉस्पिटल में नर्स बन चुकी होती है। उसी हॉस्पिटल में एक नया पेशेंट भर्ती होता है और वो कोई और नहीं बल्कि जॉय होता है। स्कूल के दिनों में जॉय और मोयू एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन समय के साथ दोनों अलग हो गए थे। अब इतने साल बाद फिर से मिलने पर दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उधर यूजीन अपनी माँ से मिलने गांव जाती है। वहाँ उसकी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। एक दिन जब यूजीन अपनी माँ से बात करके बाहर निकल रही होती है, तभी उसकी नजर सड़क पर खड़े यांग पर पड़ती है। इतने साल बाद उसे अपने गांव में देखकर वो हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि आखिर यांग यहाँ क्या कर रहा है। तब यांग बताता है कि उसकी माँ की इसी गांव में एक इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री है और वो उसी काम से यहाँ आया है। बातों बातों में यांग उसी दिन यूजीन के घर रुक जाता है। रात को दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। यांग उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है। घर में रखे खिलौनों को देखकर वो पूछता है कि क्या उनका परिवार यही काम करता है और क्या इससे अच्छी कमाई हो जाती है। यूजीन मुस्कुराकर बताती है कि इतने सारे खिलौने बेचने के बाद भी बहुत कम पैसे मिलते हैं। ये सुनकर यांग कहता है कि आज के लिए काम छोड़ दे और उसके साथ समय बिताए, क्योंकि इतने साल बाद दोनों को साथ बैठने का मौका मिला है। लेकिन यूजीन कहती है कि इन्हीं खिलौनों की कमाई से उनका पूरा घर
चलता है और यांग कभी उनकी मजबूरी नहीं समझ पाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उस रात यांग चुपचाप जागता रहता है और पहली बार अपनी जिंदगी में खुद अपने हाथों से खिलौने बनाने लगता है। उसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन यूजीन की मदद करने के लिए वो पूरी रात मेहनत करता रहता है। अगली सुबह यूजीन बाहर आती है तो यांग को वहीं थका हुआ सोते हुए देखती है। वो हैरानी से पूछती है कि उसने पूरी रात सोया क्यों नहीं। जवाब में यांग मुस्कुराकर उसे अपने हाथों से बनाया हुआ एक खिलौना देता है। यूजीन खिलौना देखकर हंस पड़ती है और कहती है कि उसे पता है उसने पूरी रात जागकर इसे बनाया है, लेकिन उसने खरगोश के कान ही ठीक से नहीं बनाए। दोनों इस बात पर साथ में हंसने लगते हैं। तभी यूजीन की नजर यांग के हाथों पर पड़ती है। खिलौने बनाते समय उसके हाथों में छोटे छोटे जख्म हो गए थे और उनसे खून भी निकल आया था। ये देखकर यूजीन के दिल में पहली बार गहरी भावनाएं जागने लगती हैं। वो सोचती है कि एक करोड़पति परिवार का लड़का उसके लिए पूरी रात मेहनत कर सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच में उससे प्यार करता है। तभी यांग उससे कहता है कि उसे बीजिंग में नौकरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर उसे वहां नौकरी मिल गई तो दोनों एक ही शहर में रह सकेंगे और साथ मिलकर नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। यांग की बात मानकर यूजीन बीजिंग में कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई करती है और कई एग्जाम्स भी देती है, लेकिन पहली कोशिश में वो सफल नहीं हो पाती। तभी उसके साथ एग्जाम देने वाली एक दोस्त उसे सलाह देती है कि वो सिर्फ बीजिंग में ही नौकरी ढूंढने की जिद क्यों कर रही है। दोस्त की सलाह सुनने के बाद यूजीन सिर्फ बीजिंग तक सीमित नहीं रहती। वो शंघाई में भी नौकरी के लिए अप्लाई करती है और इस बार उसकी किस्मत साथ दे देती है। उसे तुरंत नौकरी मिल जाती है। ये खुशखबरी सुनाने के लिए वो सबसे पहले यांग को फोन करती है और बताती है कि उसे बीजिंग में तो नौकरी नहीं मिली, लेकिन शंघाई में अच्छी जॉब मिल गई है। ये सुनते ही यांग नाराज हो जाता है। वो कहता है कि उसने हमेशा चाहा था कि यूजीन बीजिंग आए ताकि दोनों साथ रह सकें, लेकिन उसने उसकी बात फिर भी नहीं मानी। यांग की नाराजगी देखकर यूजीन उसे सब समझाने का फैसला करती है और तुरंत ट्रेन पकड़कर उससे मिलने निकल पड़ती है। इसी बीच यांग का भी दोबारा फोन आता है। इस बार वो शांत होकर कहता है कि उसे फोन पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, वो भी उसी से मिलने के लिए ट्रेन से आ रहा है। दोनों तय करते हैं कि बीच वाले एक ही जंक्शन पर उतरेंगे। आखिरकार दोनों की मुलाकात होती है। इतने दिनों बाद एक दूसरे को सामने देखकर दोनों की सारी नाराजगी पल भर में खत्म हो जाती है और दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ दिन बाद यूजीन की मुलाकात अपनी स्कूल की पुरानी दोस्त मोयू से होती है। मोयू उदास होकर बताती है कि वो कई सालों से जॉय से प्यार करती थी, लेकिन अब जॉय किसी दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। वो उसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं बनना चाहती, इसलिए उसने दूसरे देश जाकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया है। यूजीन से आखिरी बार मिलकर मोयू विदेश चली जाती है। समय बीता है और अब यांग की बहन यूई की एंगेजमेंट होने वाली होती है। यांग यूजीन को भी अपने साथ समारोह में ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर यूजीन हैरान रह जाती है क्योंकि यूई जिसकी सगाई कर रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि जुआन होता है। वही जुआन जिसके साथ यूजीन कई साल पहले लाइब्रेरी में काम करती थी। समारोह के दौरान जुआन यूजीन से अकेले में बात करता है। वो बताता है कि उसने जिंदगी में जल्दी सेटल होने के लिए यूई से शादी करने का फैसला किया है। उसे यूई पसंद तो है, लेकिन उसने ये रिश्ता अपनी जिंदगी को सुरक्षित बनाने के लिए भी स्वीकार किया है। जुआन की ये बात सुनकर यूजीन सोच में पड़ जाती है। उसे डर लगने लगता है कि अगर वो भी यांग से अपने प्यार का इजहार करेगी तो कहीं यांग भी ये न सोच ले कि वो उससे उसके पैसों की वजह से प्यार करती है। यही सोच उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगती है। उधर यांग भी अपनी बहन यूई से अकेले में बात करता है। वो पूछता है कि क्या वो सच में जुआन को अच्छी तरह जानती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जुआन ने सिर्फ उनके परिवार की दौलत देखकर इस रिश्ते के लिए हाँ की हो। लेकिन यूई मुस्कुराकर कहती है कि जुआन ऐसा इंसान नहीं है। फिर वो उल्टा यांग से पूछती है कि क्या वो पूरे यकीन से कह सकता है कि यूजीन उससे सिर्फ प्यार करती है, उसके पैसों से नहीं। इस पर यांग बिना एक पल सोचे जवाब देता है कि यूजीन कभी ऐसी लड़की नहीं हो सकती। उसे पूरा भरोसा है कि यूजीन उससे प्यार करती है, उसकी दौलत से नहीं। एंगेजमेंट खत्म होने के बाद यांग और यूजीन अकेले साथ टहलने निकलते हैं। चलते चलते यूजीन उससे कहती है कि उसे नहीं पता कि उससे प्यार करना सही है या गलत, लेकिन वो उससे एक वादा चाहती है। वो चाहती है कि यांग उसे कभी छोड़कर ना जाए और हमेशा उसका साथ निभाए। यांग मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इसके बाद दोनों पहले से ज्यादा समय साथ बिताने लगते हैं। लेकिन 2 साल बाद साल 2013 में यूजीन की जिंदगी में एक और मुश्किल आ जाती है। एक दिन उसका अंकल उसके पास आता है और बताता है कि उसकी माँ को कैंसर हो गया है। डॉक्टरों के मुताबिक एक सर्जरी से उनकी जान बच सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। उस दिन काम से लौटने के बाद यूजीन घर पहुंचती है। यांग आराम से टीवी देख रहा होता है और गेम खेल रहा होता है। वो तुरंत समझ जाता है कि यूजीन बहुत परेशान है। पहले तो यूजीन कुछ नहीं बताती, लेकिन यांग कहता है कि उसे सब पता चल चुका है। वो जानता है कि उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए उसने पहले ही सारे पैसों का इंतजाम कर दिया है और यूजीन से कहता है कि वो बिना झिझक ये पैसे ले ले, लेकिन यूजीन साफ मना कर देती है। वो बताती है कि पैसों का इंतजाम पहले ही हो चुका है। यांग हैरान होकर पूछता है कि इतने पैसे आए कहां से? तब यूजीन बताती है कि उसके पुराने दोस्त जुआन ने उसकी मदद की है, वही जुआन जो अब यांग की बहन यूई का पति बन चुका है। ये सुनते ही यांग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तुरंत जुआन के पास पहुंचता है और साफ कह देता है कि आज के बाद वो यूजीन से कभी नहीं मिलेगा। अगर यूजीन को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो उसका ख्याल वो खुद रखेगा, किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। बाद में यूजीन उसे समझाती है कि उसके अंकल ने भी यांग की माँ की फैक्ट्री से बड़ा लोन लिया हुआ है। वो वादा करती है कि जैसे जैसे पैसे जमा होंगे
वो यांग से लिए हुए पैसे भी लौटा देगी और बाकी उधार भी चुका देगी। इतना कहकर वो अपनी बचाई हुई थोड़ी सी रकम उसे देने की कोशिश करती है, लेकिन ये देखकर यांग पूरी तरह टूट जाता है। वो गुस्से में सारे पैसे और कागज फाड़कर फेंक देता है, फिर दर्द भरी आवाज में कहता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो क्यों नहीं समझती कि उसके लिए उसका प्यार किसी भी पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। उसे उससे कुछ भी वापस नहीं चाहिए। वो जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे बेहद प्यार करता है। लेकिन यूजीन हर बार उसकी भावनाओं को गलत समझ लेती है। आखिर में वो कहता है कि एक दिन यूजीन उसकी सच्ची भावनाओं को जरूर समझेगी, लेकिन अभी के लिए उसका वहां से चले जाना ही बेहतर होगा। इसके बाद अपने पिता की मदद से यांग को बीजिंग की एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल जाती है। फ्लाइट में बैठा हुआ भी वो बार बार अपना फोन देखता रहता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद यूजीन का कोई मैसेज आएगा जिसमें वो उसे वापस बुलाएगी और कहेगी कि वो उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन ऐसा कोई मैसेज कभी नहीं आता। आखिरकार यांग खुद को समझा लेता है कि शायद उसके बिना यूजीन ज्यादा खुश रहेगी और वो बीजिंग चला जाता है। 2 साल और बीत जाते हैं। अब साल 2015 आ चुका होता है। इतने समय बाद भी यूजीन अक्सर यांग को याद करती रहती है। एक दिन वो अपने गांव के उसी पुराने मंदिर में जाती है जहां लोग अपनी बातें किताबों में लिखकर छोड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि कई साल पहले यांग ने भी वहां कुछ लिखा था। वो काफी देर तक उन किताबों में तलाश करती रहती है और आखिरकार उसे वो पुरानी किताब मिल जाती है। जब यूजीन उसे खोलकर देखती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। उस किताब के कई पन्नों पर यांग ने बार बार सिर्फ उसका नाम लिखा होता है। तब उसे एहसास होता है कि ये सब उसने 5 साल पहले लिखा था। उसी पल यूजीन को समझ आता है कि जिसे वो हमेशा एक नासमझ और जिद्दी लड़का समझती रही, वो तो शुरू से ही उससे सच्चा प्यार करता था। ये सच्चाई समझते ही यूजीन बिना देर किए बीजिंग के लिए निकल पड़ती है। वो पूरे शहर की सड़कों और हाईवेज पर यांग के ऑफिस को ढूंढती फिरती है। काफी तलाश के बाद आखिरकार उसे यांग दिखाई दे जाता है, लेकिन इतने सालों बाद भी यांग अकेला होता है। उसके चेहरे पर वही उदासी होती है, क्योंकि वो अब भी उसी लड़की से प्यार करता है जिसने कभी उसके प्यार को समझा ही नहीं था। इस बार यूजीन उसकी आंखों में छिपा सच्चा प्यार साफ साफ देख लेती है। आखिरकार दोनों की सारी गलतफहमियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। अब उन्हें देखकर साफ समझ आ जाता है कि इस बार वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा खुशी खुशी अपनी जिंदगी साथ बिताएंगे। इसी खूबसूरत मोड़ पर इस कहानी का अंत हो जाता है।